17 अक्टूबर 2022 की सुबह केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में एक एम्बुलेंस तेजी से त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में पहुंची। उस एम्बुलेंस में एक 23 साल का युवक सैरन राज गंभीर हालत में था। डॉक्टर ने उसकी हालत देखी तो हैरान रह गए। ऐसा मामला उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सैरन का पूरा शरीर अंदर से बुरी तरह घायल था। उसके होंठ फटे हुए थे, आंखें गहरी धंसी हुई थी और उसका गला अंदर से इतना जला हुआ था कि वो पिछले 3 दिन से पानी का एक बूंद तक नहीं पी सका था। सैरन कई अलग अलग अस्पतालों में जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसके सारे अंग काम करना बंद कर रहे थे। हर दिन उसके लिए एक नया चमत्कार था, लेकिन आखिरकार एक दिन उसने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर अपनी माता पिता से बात करने की कोशिश की। रोते हुए उसने अपनी जिंदगी का एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। ये एक ऐसा मामला था जिसे आगे चलकर रियरेस्ट ऑफ द रियर यानी सबसे दुर्लभ और खौफनाक मामलों में से गिना गया। इस खुलासे के बाद 24 साल का एक व्यक्ति को इस अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं द क्राइम केस। 17 अक्टूबर 2022 की सुबह जब सैरन राज की फैमिली उन्हें त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंची, तब उनकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। 3 दिन तक उसने पानी की एक बूंद तक नहीं पिया था। उनके फेफड़े, लीवर और किडनी एक एक कर फेल हो रहे थे। इससे पहले वो उल्टी और लूज मोशन की शिकायत के कारण अलग अलग अस्पतालों के चक्कर लगा चुके थे, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। इस अस्पताल में डॉक्टर ने जब उनकी जांच की तो उन्होंने बताया कि सैरन के शरीर में एक अजीब तरह का जहर मिला है। यह सुनकर उसके घरवाले हैरान रह गए। सैरन की जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। वो पढ़ाई कर रहा था, महत्वाकांक्षी था और उसके बड़े सपने भी थे। अब सवाल यह था कि सैरन राज ने जहर क्यों पिया या फिर किसी ने उन्हें जहर दिया। इस कहानी की शुरुआत 14 अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ, जब सैरन ने अपने दोस्त रेजन को फ़ोन किया और बताया कि उसे ग्रीष्मा से मिलने जाना है। ग्रीष्मा यानी सैरन का पत्नी या फिर कहो गर्लफ्रेंड। सैरन और ग्रीष्मा की मुलाकात 2021 में हुई थी। दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हो गया। वही घंटे एक दूसरे से बातें करते, साथ में समय बिताते और ज़िंदगी भर साथ रहने की कसमें खाते। उनका रिश्ता न सिर्फ इमोशनल था बल्कि फिजिकल भी था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक दिन सैरन को पता चला कि ग्रीष्मा के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक अफवाह नहीं थी। ग्रीष्मा ने तो मार्च 2022 में सतीश नाम के एक लड़के से सगाई भी कर ली थी। सतीश आर्मी में काम करता था और एक अच्छे संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता था। शायद यही वजह थी कि ग्रीष्मा ने इसे शादी के लिए हामी भर दी। सैरन ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ग्रीष्मा ने इस रिश्ते को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। और यहीं से शुरू होती है एक दर्दनाक कहानी की असली शुरुआत। सैरन राज और ग्रीष्मा की प्रेम कहानी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही जटिल थी। ग्रीष्मा हमेशा से एक प्रैक्टिकल समझ रखने वाली लड़की थी, लेकिन सैरन का सपना था कि वो ग्रीष्मा के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताए, पर यह सपना उसके सामने ही टूटता जा रहा था। हालांकि सगाई के 2 महीने बाद ग्रीष्मा ने खुद सैरन को फ़ोन किया और दोबारा रिश्ते जोड़ने की बात कही। उसने कहा कि वो सैरन के बिना नहीं रह सकती, किसी भी कीमत पर वो उसके साथ रहेगी और शादी भी करेगी। सैरन को यकीन दिलाने लगी कि वो नवंबर आते आते दोनों साथ रहेंगे। ग्रीष्मा ने बाकायदा सैरन से शादी की, चर्च में जाकर शादी की रस्में निभाई और माथे पर सिंदूर भी लगाया। शादी के बाद दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। वो एक दूसरे के साथ रोमांटिक और शारीरिक रूप से जुड़े रहे। सैरन के लिए यह शादी उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गई, लेकिन उसे ये एहसास तक नहीं था कि यह शादी एक दिन उसकी जान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। शादी के बाद सैरन और ग्रीष्मा अक्सर मिलते रहते थे, कभी एक दूसरे के घर तो कभी होटल में। 13 अक्टूबर के रात भी आम दिनों की तरह दोनों फ़ोन पर लंबी बातचीत करते थे। बातों ही बातों में उनका अंदाज रोमांटिक से आगे बढ़कर शारीरिक रिश्ते की तरफ चला गया। ग्रीष्मा ने सैरन से कहा, कल मैं घर पर अकेली रहूंगी,
क्या तुम आओगे? उसने सेरन को इशारों इशारों में समझाया कि अगले दिन फिर वो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। अगली सुबह सेरन ग्रीष्मा के घर जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अपने दोस्त रेजन को फ़ोन किया और उसको कहा कि वो भी उसके साथ चले। दोनों बाइक पर सवार होकर ग्रीष्मा के घर की ओर निकल पड़े। ग्रीष्मा का घर करीब 20-30 मिनट दूरी पर था, लेकिन इसी बीच वो बार बार सेरन को फ़ोन कर रही थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार सेरन को कह रही थी, जल्दी आओ, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा। उसकी जल्दबाजी कुछ ज़्यादा ही थी, मानो वो किसी बड़ी योजनाओं को अंजाम देने के लिए उतावली हो। लेकिन सेरन इस बात से अनजान था। बस वो अपने प्यार से मिलने की खुशी में आगे बढ़ रहा था, बिल्कुल उस मकड़ी की तरह जो खुद जाल में फंसने जा रही थी। जब वे ग्रीष्मा के घर पहुंचे तो रेजन बाहर इंतजार करने लगा, जबकि सेरन अंदर चला गया। दरवाज़ा पहले से ही खुला था। कुछ देर बाद सेरन बाहर निकला और अचानक उल्टियां करने लगा। रेजिन घबरा गया और उसे तुरंत बाइक पर बैठाकर वापस घर ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में सेरन को फिर से उल्टी हुई, जिसमें हल्के रंग का कुछ निकल रहा था। रेजन ने पूछा, तुमने वहाँ क्या खाया था? सेरन ने जवाब दिया, मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक काढ़ा पिया था। केरल में यह काढ़ा आमतौर पर पिया जाता है, इसलिए उसे इसमें कोई शक नहीं हुआ। सेरन की तबीयत लगातार बिगड़ती रही। जब 17 अक्टूबर को डॉक्टर ने बताया कि उसकी बॉडी में जहर मिला है, तो घर वालों ने तुरंत उसकी भाभी सिमोन से पूछा कि सेरन कौन सा कषाय पिया था, यानी कि कौन सा काढ़ा पिया था। सिमोन ने कहा वो कोकिलास काढ़ा था, जो हमने डॉक्टर के परामर्श से लिया था। लेकिन जब घर वालों ने डॉक्टर के दी हुई पर्ची मांगी और उस काढ़ा का बोतल का फोटो मांगा, उन्होंने कहा डॉक्टर का पर्ची नहीं है और बोतल का लेबल भी धुल गया है। तभी सेरन का भाई कहता है कि कम से कम बोतल का ढक्कन तो भेज दो। ग्रीष्मा कहती है कि उसके पास कोई फोटो नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा जोर दिया जाता है तो इंटरनेट से एक फ़ोटो डाउनलोड करके भेज देती है। यह सब कुछ अजीब लगने लगता है। डॉक्टर के मेडिकल टीम ने एक पुलिस टीम को बुलाती है, जिसमें फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भी बुलाया जाता है और सेरन का बयान दर्ज किया जाता है। लेकिन अपने बयान में सेरन किसी का खिलाफ शिकायत नहीं करता है। सेरन उसी हॉस्पिटल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। 22 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे सेरन के पिता उसके देखने के लिए आईसीयू में आ जाते हैं। जैसे ही वो उन्हें देखते हैं, उनके आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। इतने दिनों से जिंदगी और मौत से लड़ रहा ये लड़का जब अपना पिता को देखता है तो टूट जाता है। शायद सेरन को एहसास हो चुका था कि उसकी जिंदगी अब ज़्यादा लंबी नहीं है। वो कांपती हुई आवाज़ में अपने पिता को अपनी ज़िंदगी की सच्चाई बताना शुरू करता है। वो कहता है, पापा, मैं और ग्रीष्मा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम पति पत्नी की तरह रहते थे। कभी उसके घर में, कभी हमारे घर में, कभी बाहर में हम संबंध भी मनाए थे। उसी बहाने से उस दिन भी मुझे घर पर बुलाया था। सेरन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आगे कहता है, जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने मुझे पीने के लिए एक काढ़ा देती है। वो काढ़ा पीते ही मेरा तबीयत अचानक से खराब होने लगी और उल्टियां होने लगी। यह कहते हुए सेरन रोने लगता है और कांपती हुई आवाज़ में कहता है, पापा, अब मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूँगा। और हुआ भी ऐसा ही। 3 दिन बाद 25 अक्टूबर के शाम 6 बजे सेरन की मौत हो जाती है। सेरन अब इस दुनिया में नहीं था, वो मारा गया था। सेरन ने अपने पिता और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था, उसे डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। यही इस पूरी केस की पहली और सबसे अहम कड़ी बनी। सेरन को जहर दिया गया और शक उसी लड़की पर गया जिसे वो बेइंतहा प्यार करता था। लोग प्यार में अपनी जान देने की कस्में खाते हैं, लेकिन शायद ग्रीष्मा ने उसकी जान ही ले ली थी। 26 अक्टूबर को सेरन के भाई अपना बयान दर्ज कराते हैं और पुलिस में केस दर्ज होता है। यहीं से इस मामले की परतें खुलने लगती है और एक ऐसा सच आता है जो रूह कपा देने वाला था। पुलिस इस केस की गहराई से जांच शुरू करती है। सेरन की मौत की रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन भी किया जाता है। जांच में साफ हो जाता है कि यह जहर देकर ही की गई हत्या का मामला है। केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है।
सेरन के मौत के कुछ ही दिन बाद ग्रीष्मा से पूछताछ शुरू हो जाती है। पुलिस ग्रीष्मा का फोन, उसका सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड जब्त कर लेती है। उसका मोबाइल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता है। पुलिस उसकी चैट हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड और सर्च हिस्ट्री की जांच करती है। साथ ही सेरन के उल्टी के सैंपल को ढूंढने के लिए पुलिस अलग अलग जगह पर छानबीन करती है। अब ग्रीष्मा पुलिस के सामने अपना पक्ष रखती है। वो कहती है कि वो सेरन से बेहद प्यार करती थी, फिर भला उसको क्यों मारना चाहेगी। वो पुलिस को बताती है कि उसे पहले से ही पता था कि उसके घर वाले कभी सेरन से शादी के लिए राजी नहीं होंगे। परिवार के दबाव के कारण उसने सतीश से शादी कर ली, लेकिन उसका दिल अभी भी सेरन के लिए ही धड़कता है। ग्रीष्मा आगे बताती है कि वो सेरन को छोड़ नहीं पाई और उसी से शादी करने का फैसला किया और उसने चोरी छिपे सेरन से शादी भी कर ली थी। लेकिन वो बार बार पुलिस से कहती है कि अगर उसे सेरन से नफरत होती तो वो उसके साथ शादी क्यों करती, इतना बड़ा जोखिम मैं क्यों उठाती, उससे शारीरिक संबंध क्यों बनाती और बात को इतनी आगे तक क्यों ले जाती। लेकिन फिर 14 अक्टूबर को ऐसा क्या हुआ कि 10-11 दिन के अंदर सेरन की मौत हो गई। इसका जवाब भी ग्रीष्मा के पास था। वो बताती है कि 14 अक्टूबर से कुछ ही दिन पहले उसने सतीश का नंबर लिया और उससे अपनी और सेरन की पूरी सच्चाई बता दी थी। उसने सतीश को बताया कि वो और सेरन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उनके बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता भी है। ये सब सुनने के बाद सतीश ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसकी जिंदगी में कोई दखल नहीं देगा। सतीश ने कहा वो किसी बहाने से खुद इस शादी से पीछे हट जाएगा और सेरन और ग्रीष्मा के बीच में कोई रुकावट नहीं पैदा करेगा। 14 अक्टूबर को जब सेरन ग्रीष्मा के घर जाता है तो उसके बेड पर उसकी सगाई की एल्बम देख लेता है। यह देखकर सेरन को बहुत गहरा झटका लगता है। वो तुरंत ग्रीष्मा का फोन चेक करता है और देखता है कि उसने घंटों सतीश से बातें की थी। यह देखकर सेरन का गुस्सा फूट पड़ता है। दोनों के बीच बहुत जोरदार झगड़ा होता है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि सेरन ग्रीष्मा पर हाथ उठा देता है। ग्रीष्मा उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने सतीश को सब कुछ बता दिया है और सतीश अब उनके बीच में नहीं आएगा। धीरे धीरे सेरन अपने गुस्से पर काबू पाता है। इसके बाद ग्रीष्मा बाथरूम जाकर अपना चेहरा धोती है। जब वो वापस आती है तो देखती है सेरन वो काढ़ा पी लिया है। काढ़ा पीते ही सेरन को उल्टियां शुरू हो जाती है। ये सब बातें ग्रीष्मा पुलिस को बताते हुए कहती है। इसके बाद वो घर से बाहर भाग जाता है। ग्रीष्मा बार बार उसे माफी मांगती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ। ग्रीष्मा अपना बचाव में कहती है सेरन से कि मैंने भी ये काढ़ा पिया था और मुझे भी उल्टियां हुई थी। वो लगातार सेरन को मैसेज भेजकर माफी मांगती रही, लेकिन सेरन सिर्फ यही जवाब देता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है। ग्रीष्मा की यह सब बातें सुनकर पुलिस को धीरे धीरे शक की सुई ग्रीष्मा की तरफ घूमने लगती है। सेरन की डॉक्टरी रिपोर्ट आ चुकी थी जिसमें उसके खून में पैराक्वाट्स नाम का जहरीला पदार्थ मिला था। यह एक कीटनाशक दवा था जिसे फसलों में कीड़े मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह कीटनाशक दवा इतना खतरनाक होता है कि कुछ ही देशों में इसे बैन किया गया है। दूसरी तरफ ग्रीष्मा के फोन का डेटा पुलिस के हाथ लग चुका था। उसकी बार बार की गई कॉलिंग का रिकॉर्ड सामने आ गया था। सेरन को घर बुलाने वाला मैसेज भी मिला था और उसके बाद माफी मांगने वाला मैसेज भी मिला। इतना ही नहीं, उसकी सर्च हिस्ट्री में एक अजीब बात सामने आई जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तभी पुलिस ने ग्रीष्मा से सीधा सीधा सवाल किया, तुमने सेरन को जहर क्यों दिया? इस बार ग्रीष्मा ने फिर झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसके सामने सबूतों का पहाड़ रख दिया। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और डॉक्टरी की रिपोर्ट। ग्रीष्मा फंसता हुआ नजर आ रही थी। ग्रीष्मा की आवाज कांप रही थी। उसकी पूरी कहानी बिखरती जा रही थी। जब चारों तरफ से वो घिरने लगी तभी उसने एक नया दांव चला। पुलिस स्टेशन के बाथरूम में जाकर उसने फिनाइल की बोतल ली और पी ली, जैसे कि वो आत्महत्या करने की कोशिश की हो। पुलिस तुरंत उसे लेकर मेडिकल पहुंची जहां उसकी इलाज किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उसने इतनी मात्रा में केमिकल नहीं पिया था कि उसे कोई गंभीर नुकसान हो। उसे आईसीयू में रखा गया और इसी दौरान एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने उसका आधिकारिक बयान दर्ज किया। तभी ग्रीष्मा का बयान एक नया खुलासा लेके आया।
अपने बयान में ग्रीष्मा ने बताया था कि वो केमिकल पहले से ही उसके पास था, क्योंकि उसके अंकल एक एग्रीकल्चरिस्ट थे और यह केमिकल उसके घर में रखा रहता है। ग्रीष्मा ने स्वीकार किया कि उसने सैरन को बुलाया था और वही केमिकल वाला काढ़ा भी पिलाया था। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने उसे चेतावनी दी कि इसके आगे वो जो भी बोलेगी वो एक अपराध का कबूल करने जैसा होगा। यह सुनकर ग्रीष्मा अचानक चुप हो गई और आगे कुछ नहीं कहा। जांच के दौरान पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिला। सैरन की मौत से 2 महीने पहले अगस्त 2022 में ग्रीष्मा ने इंटरनेट पर पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट्स के बारे में बहुत ज्यादा सर्च किया था, जैसा कि पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट्स, ओवरडोज के लक्षण और इलाज, आत्महत्या में पैरासीटामोल का इस्तेमाल कैसे करें, किन किन चीजों के साथ पैरासीटामोल नहीं लेना चाहिए। यही नहीं, उसी दिन सैरन के फोन में एक वीडियो मिला जिसमें ग्रीष्मा सैरन को जूस चैलेंज करने के लिए कह रही थी। सैरन इसे मजाक समझकर रिकॉर्ड करने लगा। वीडियो में दिखाता है कि जैसे ही सैरन उस जूस को पीता है तो उसे उल्टी हो जाती है, क्योंकि उसका स्वाद बहुत ही कड़वा था। तभी ग्रीष्मा भी अपना जूस पीने का नाटक करती है और कहती है शायद बोतल एक्सपायर हो गई होगी। लेकिन वीडियो में एक चौंकाने वाली चीज थी। 2 बोतलों में एक बोतल की सील खुली हुई थी और दूसरी बंद थी। शायद ग्रीष्मा उसी दिन सैरन को मारने के लिए योजना बनाई थी। ये वीडियो आप YouTube में भी देख सकते हैं। बाद में ग्रीष्मा ने पुलिस को बताया कि उसने उस जूस में 40-50 पैरासीटामोल की गोलियां पीसकर मिलाई थी। पुलिस को शक हुआ कि यह उसका पहला प्रयास था जो असफल रहा। पुलिस का मानना था कि 14 अक्टूबर को भी कुछ ऐसा किया गया, एक नया चैलेंज, एक नया प्लान, और इस बार यह कामयाब हो गया। कुछ लोग यह भी मान रहे थे कि हो सकता है ग्रीष्मा झूठ बोल रही हो और सैरन गुस्से में आके खुद ही जहर पी लिया हो। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए सतीश को कोर्ट में बुलाया गया। सतीश ने कोर्ट में कहा कि उसे ग्रीष्मा और सैरन के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ग्रीष्मा के परिवार के कहने के मुताबिक ग्रीष्मा की कुंडली के अनुसार उसका पहला पति जल्द ही मर जाएगा। ग्रीष्मा ने इस बात का जिक्र सैरन से भी किया था और उसे खुद से दूर होने के लिए भी कहा था। लेकिन सैरन ने यह कहकर इस बात को नकार दिया कि वो अंधविश्वास जैसी बातों को नहीं मानता। सैरन ने कहा, अगर ये बात सच है तो मैं तुमसे शादी करके साबित कर दूंगा कि ये बात झूठ है। यह सच था कि सिर्फ एक अंधविश्वास, लेकिन ग्रीष्मा का पहला पति सच में वक्त से पहले मर चुका था। अब सैरन का मौत का रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा। सैरन और ग्रीष्मा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सैरन के परिवार वालों को भी ये बात पता था। सैरन के परिवार शादी के लिए भी राजी थे, लेकिन ग्रीष्मा के परिवार इसके खिलाफ थे। इसी वजह से ग्रीष्मा की शादी किसी और से तय कर दी गई। उसकी सगाई हो चुकी थी और उसको तोहफा और शुभकामनाएं भी दे चुके थे। यहाँ तक कि शादी की तारीख भी पक्की हो गई थी। कुछ समय बाद ग्रीष्मा ने सैरन से दूर होने का मन बना लिया, लेकिन सैरन इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन ग्रीष्मा और सैरन ने चोरी चुपके शादी तो कर ली थी। उसके बाद जैसे जैसे सतीश और ग्रीष्मा के शादी की तारीख नजदीक आती गई, ग्रीष्मा को सैरन से डर लगने लगा। पुलिस को संदेह था कि ग्रीष्मा पहले जूस में पैरासीटामोल मिलाकर सैरन को मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। लेकिन इस बार वो काढ़ा चैलेंज के नाम पर दोबारा से वही काम किया और इस बार वो सफल रही। ग्रीष्मा के वकीलों ने दलील दी कि ग्रीष्मा ने पुलिस के दबाव में अपना जुर्म कबूला था। उन्होंने ये भी कहा कि सैरन उसे उनकी निजी तस्वीर और वीडियो लीक करने की धमकी दे रहा था। लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसे ये साबित हो सके कि सैरन ग्रीष्मा को ब्लैकमेल कर रहा था। समय के साथ साथ ग्रीष्मा का प्यार खत्म होता गया, लेकिन सैरन उसे अब भी बेइंतहा प्यार करता था। ग्रीष्मा अब किसी भी कीमत में सैरन से छुटकारा चाहती थी। 14 अक्टूबर को उसने सैरन को अपने घर बुलाया और उसने काढ़ा पीने की चुनौती दी। तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैं काढ़ा नहीं पी सकती, चलो आज तुम काढ़ा पी के दिखाओ। सैरन ने बिना शक के वो काढ़ा पी लिया जिसमें पहले से ही जहर था। ग्रीष्मा ने उसके बाद उसे जूस पिला दिया ताकि उसको टेस्ट का पता न चले। कुछ ही देर बाद जहर तेजी से उसके शरीर में फैल गया और सैरन उल्टियां करने लगा। अस्पताल में ग्रीष्मा ने पुलिस को उलझाने के लिए टेढ़े मेढ़े जवाब दिया ताकि सैरन को सही इलाज ना मिल सके। वो सैरन से छुटकारा पाकर सतीश के साथ नई जिंदगी शुरुआत करना चाहती थी। सैरन जाते जाते भी ग्रीष्मा को बचाने की कोशिश करता रहा।
उसने मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान में ग्रिश्मा का नाम तक नहीं लिया था और ग्रिश्मा के खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं की। लेकिन उसने अपने पिता से जो बात कही थी सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए काफी था। कोर्ट में पुलिस ने डिजिटल सबूत, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के कई बयान पेश किए। सभी सबूत एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये साफ साफ दिख रहा था कि यह कोई भावना में बहकर किया गया अपराध नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से योजनाबद्ध हत्या थी। ग्रिश्मा के मां के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। ग्रिश्मा के अंकल को सबूत छुपाने और नष्ट करने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई गई। ग्रिश्मा को अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा दी गई, लेकिन सबसे बड़ी सजा थी फांसी की सजा। जज ने इस केस को दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध में माना गया। ग्रिश्मा की तरफ से अपील की गई कि वो अब बहुत छोटी है, उसके माता पिता बूढ़े हैं और ये उसका पहला अपराध है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये सारी बातें शेरन के लिए भी लागू होती है। कई लोग इस पर अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन आखिर में यही सवाल उठता है, क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसकी जान ही ले ले? दोस्तों, अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे चैनल द क्राइम केस के साथ।